हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्ताज एम्पायर में। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज यानी कि अध्यायवार अच्छे से कवर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों का वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से कवर हो जाएं। और उन टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हमको अच्छे से तैयार हो जाएं, और जितने भी उस रिलेटेड टॉपिक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे कम। और दोस्तों, इससे हमारे दो फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से एनालाइज हो रहा है, और साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार हो रहा है एक एक टॉपिक वाइज दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभी तक कितना कवर कर चुके हैं और हमें कितना अभी क्या कर रहे हैं, और आगे हमें अभी कितना सिलेबस अपना कवर करना है दोस्तों। और दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। इसका जैसे कि पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये पूरा हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, और इसके जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भागों में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको उपभागों में डिवाइड किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं। इन टॉपिक्स से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो सारे कवर कराए गए हैं दोस्तों, और ये टॉपिक्स हमारे सारे अच्छे से कवर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये बुक्स अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपके दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, पीवाईक्यू भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपके चैप्टर्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और ये इस इन वीडियोस से बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर कवर कर चुके थे दोस्तों, और सेकंड चैप्टर इसका जो कि कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो लास्ट टाइम पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बस। और उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग एप्टीट्यूड है इस इसको भी हम लोग लास्ट के लिए रखे हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ऐसे फ़ोन से स्क्रीन पे समझा पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जितनी भी थ्योरिकल क्लास है वो सारी कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने एनवायरनमेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब प्रदूषण हो गया या मुद्दे हो गया पर्यावरण से रिलेटेड, या प्राकृतिक स्रोत हो गए, या जितने भी अभी तक संरक्षण अधिनियम जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और समझौते या प्रोटोकॉल, ये जितने भी हुए हैं ना, और जितने इम्पोर्टेंट दिन दिवस होते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंट के। तो अभी हम लोगों का यही टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और इसके पहले की जो वीडियोस हो चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस स्टार्टिंग से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दलदल एक नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है निम्न से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समीपस्थ जल निकाय। चलिए देखते हैं दलदल क्या होता है। दलदल भूभाग वह इलाका होता है जो या तो मौसमी पानी के कारण या स्थायी तौर पर पानी में डूबा होता है। भारत में स्थायी दलदल के प्रमुख उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश के तराई के दलदल तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मौसमी दलदल बन जाता है जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाती है। दलदल का पानी स्वच्छ व मीठा हो सकता है जैसे तराई का, या वहाँ का पानी खारा हो सकता है जैसे सुंदरबन का, क्योंकि सुंदरबन समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण वहाँ समुद्र का पानी होना स्वाभाविक है। दलदल में पानी की बहुतायत की वजह से कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति ही उग सकती है जिसने अपने आप को उस मौसम में ढाल लिया हो। वहाँ मीठे पानी वाले दलदल में सरकंडा नामक घास प्रचुर मात्रा में उगती है। यह घास बहुत ऊंची होती है और मृग की प्रजाति को परभक्षियों से छिपने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर खारे पानी के दलदल में ज़्यादातर मैंग्रोव वन ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र से। तो ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99 यानी कि 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको दोस्तों
समताप मंडल के भी नाम से जाना जाता है, के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है और यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMB डॉप्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डायोक्सिन्स किसके उत्सर्जित होता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा प्लास्टिक दहन। प्लास्टिक दहन से डायोक्सिन्स उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक जलाने से आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण स्वरूप पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक को जलाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं जो वायुमंडल की ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। इसी प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड को जलाने पर क्लोरीन, नाइलॉन और पॉलीयूरेथीन को जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे विषाक्त गैसें निकलती हैं। शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा SO2 एवं हाइड्रोकार्बन। शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी SO2 एवं हाइड्रोकार्बन होते हैं। धूम कोहरा जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला व जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या स्मोग या काला कोहरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें ओजोन छिद्र है, तो ये ओजोन छिद्र है ये यूवी विकिरणों से संबंधित है। और हरित ग्रह प्रभाव दोस्तों ये मीथेन गैस से संबंधित है। और प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों ये सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। और दोस्तों धारणीय विकास ये पारिस्थितिकीय केंद्रवाद है। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन छिद्र, यूवी विकिरण ने, हरित ग्रह प्रभाव, मीथेन गैस, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी और धारणीय विकास, पारिस्थितिकीय केंद्रवाद। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का स्रोत कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रशीतन एवं वातानुकूलन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC ये क्लोरीन, फ्लोरीन क्षमा चाहूंगी दोस्तों, तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। स्पेकेंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक यानी कि हेलन गैस तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस तथा पटल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फलतः सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरातलीय सतह पर पहुंचने लगती हैं, जिस कारण तापमान में वृद्धि के कारण कई प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तन घटित होने लगते हैं तथा गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंपों के संदर्भ में रिक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा भूकंप तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। भूकंपों के संदर्भ में रिक्टर स्केल का परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना की वृद्धि। रिक्टर स्केल का विकास सन 1935 में भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस और बेनो गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा परिवहन क्षेत्र। पृष्ठीय ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत परिवहन क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र में ट्रकों, बसों, ऑटोमोबाइल एवं अन्य परिवहनीय साधनों के प्रदूषण स्रोतों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं और जमीनी स्तर पर ओजोन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नवीनीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आम व्यक्तियों की त्रासदी की अवधारणा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों के क्षय से संबंधित है। यह गैरेट हार्डिन के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक आर्थिक समस्या है जिसमें हर व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों में से सबसे बड़ा लाभ लेने का प्रयास करता है और इस कारण संसाधनों की मांग
एवं आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव द्वारा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का दोहन अगर उनकी पुनर्स्थापना की दर से अधिक तेजी से हो तो फिर ये संसाधन नहीं रह जाते, इनका क्षय होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन के दहन से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के प्रोफेसर जे नोवोटनी और उनके सहयोगियों ने सूर्य की किरणों के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने का जो तरीका विकसित किया है उसमें उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में सूर्य की किरणें पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। इस हाइड्रोजन को एक फ्यूल सेल में भेजा जाता है जहां रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में ओजोन यानी कि O3 की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, परंतु CFC गैसों का योगदान ओजोन के छिद्र के लिए जिम्मेदार है। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन संसार में उच्च तापमान एवं अधिक वर्षों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, विषुवतीय वर्षावन और मानसूनी वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन गैस वायुमंडल में सबसे कम समय तक ठहरती है क्योंकि इसका मोलर यानी कि द्रव्यमान अन्य गैसों की अपेक्षा कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नमक। नमक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नदी है और नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः चक्रित हो जाते हैं। यदि इन्हें मानवीय हस्तक्षेप से परे रखा जाए तो ये वातावरण में अपना संतुलन बनाए रखते हैं और इनमें स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा जल इत्यादि आते हैं, जबकि नमक को पुनर्चक्रण बहुत कम और लंबी अवधि में होता है। अगला क्वेश्चन है, कुल देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में प्रति व्यक्ति जल का उपयोग अधिकतम है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तरल पदार्थ है। जल और बर्फ का रंग बहुत ही हल्के नीला होता है। हालांकि जल कम मात्रा में रंगहीन लगता है, बर्फ में रंगहीन लगता है और जल वाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अवश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर मानवोद्भविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध भी होता है और पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसके साथ ही इनसे जुड़ी सभी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संघटकों में जीवन रहित तत्व, उनकी जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं और जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल।
निम्नलिखित संयोजन में से मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। प्राकृतिक संसाधन दोस्तों क्या है? प्राकृतिक संसाधन वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अपेक्षाकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। प्राकृतिक संसाधन दो तरफ के होते हैं या दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले दोस्तों नवीकरणीय संसाधन देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन या उपयोग अगर उनके पुनर्स्थापन की दर से अधिक तेजी से हो तो फिर ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते हैं और इनका क्षय होने लगता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार ऐसे संसाधनों में ज़्यादातर जैव संसाधन आते हैं जिनमें जैविक प्रक्रमों द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक वन क्षेत्र से वनोपजों का मानव उपयोग वन को एक नवीकरणीय संसाधन बनाता है, किंतु यदि उन वनोपजों का इतनी तेजी से दोहन हो कि उनके पुनर्स्थापन की दर अधिक हो जाए तो वन का क्षय होने लगेगा। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। किंतु सही अर्थों में ये ऊर्जा संसाधन अक्षय ऊर्जा संसाधन है, ना कि नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 350 GW। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 350 GW तथा बढ़ाने की योजना है। और जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांटकर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों के परिणाम के रूप में भी। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं खींचती हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपका अच्छे से समझ में भी आया और आपका अच्छे से तैयार भी हो।